नमस्कार, राघवेंद्र ई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द क्या है ये देखेंगे हम। हमने इससे पहले क्या किया था, वर्ण विचार को किया था। वर्ण विचार में हमने देखा कि वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, हमारे वर्ण बनते हैं। अब बात है वही वर्ण जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। लेकिन वो दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन या उनका जो समूह है वो कैसा होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे देखो, मैं लिखती हूं अमर। अमर शब्द अगर मैं लिखती हूं इसी शब्द को अगर मैं लिखती हूं मर या रम, क्या इन शब्दों के कोई अर्थ है? इन शब्दों के कोई अर्थ नहीं है। तो ये हमारे कैसे शब्द हैं, निरर्थक। कैसे शब्द हैं, निरर्थक, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। और अमर हमारा कैसा शब्द है, अमर हमारा सार्थक शब्द है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है। कैसा है, हमारा सार्थक शब्द है। तो कैसे शब्द, सार्थक शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को या उनके सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो शब्द है, ये शब्द ये अर्थ के आधार पर क्या है। जो शब्द है, ये जो शब्द है ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब कैसे है इसको देखते हैं हम। इसके लिए आपको पता होना चाहिए हमारी भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के कितने अंग हैं, भाषा के 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे शब्द। वर्ण को क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। मैं कह रही हूं अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां हैं, तो आप कहेंगे 2, शब्द और वाक्य। और अगर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई कौन सी है, तब आप कहेंगे शब्द। ठीक है, क्योंकि इस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। अब बात आती है कि शब्दों का वर्गीकरण। ये शब्द कहां से आए, कैसे इनकी रचना है, ठीक है, और कैसे इनको हम प्रयोग करते हैं, कैसे ये एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, कैसे इस शब्द का उल्टा दूसरा अर्थ भी होता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे किसमें, शब्दों के वर्गीकरण में। देखिए, जो हमारा हिंदी का क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और जो शब्द भंडार है वो भी अपार है, तो इसका वर्गीकरण करना सहज नहीं है। लेकिन कुछ आधारों पर हम इन शब्दों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। देखो, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है वो हम 4 प्रकार से करेंगे। वो 4 हमारे कौन कौन से हैं, एक है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। चौथा है हमारा विकार के आधार पर। चलो यहां से ही लेते हैं हम विकार के आधार पर। विकार क्या होता है, विकार होता है परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन कैसे आता है, विकार के आधार पर 2 प्रकार है। कौन कौन से, एक तो हमारे विकारी शब्द और एक हमारे अविकारी शब्द।
आती है विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या फिर उनमें कारक के आधार पर क्या परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे हमारे विकारी शब्द हैं। और अविकारी वो शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लिंग के आधार पर या फिर वचन के आधार पर, कारक के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वो कौन कौन से हैं हमारे? जैसे समुच्चय बोधक, जितने भी हमारे अव्यय हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, या फिर विषम्यादि बोधक, ये सब क्या है हमारे? ये अविकारी शब्द हैं और ये हमारे विकारी शब्द हैं। अब बात आती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर है हमारे दो, कौन कौन से? सार्थक और हमारे निरर्थक, ठीक है। सार्थक, स अर्थ, अर्थ है साथ में जिसके, जैसे समानार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, ये सारे हमारे क्या है? सार्थक। और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ के आधार पर है हमारे दो। अब बात आती है व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। देखिए इन सब को भी हम बड़े डिटेल से करेंगे, संज्ञा को, सर्वनाम को, समुच्चय बोधक को, संबंध बोधक को, इन सब को हम हर लेक्चर में बड़ी डिटेल से करते हुए चलेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। इनको हम डिटेल से करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं। देखो अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द जो है वो है 4 प्रकार से। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा यहाँ उत्पत्ति, ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति कहें इसको, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? के आधार पर। अब जो मैंने यहाँ लिखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिखें? पहले तो आप ये देखना कौन सा इनमें सही है, कौन सा हम लिखते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये है हमारा स के पैरों में क्या है? र, स्रोत के आधार पर, और इसको बोलते हैं स्रोत के आधार पर, और ये होता है स्तोत्र, ठीक है। तो देखो स्रोत होता है उत्पत्ति, क्या होता है? उत्पत्ति। और जो स्रोत होता है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये हमारा शुद्ध नहीं है, ठीक है। और स्तोत्र जो है ये हमारा शुद्ध है, इसका अर्थ होता है वैदिक मंत्रों का उच्चारण या श्लोकों का जो गायन है उसको बोलते हैं हम स्तोत्र, ठीक है। तो आइए आपको समझ में, यहाँ ये मैंने लिखा है स्रोत, स्रोत के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत। अब बात आती है स्रोत के आधार पर हमारे शब्दों के कितने प्रकार हैं? हमारे शब्दों के प्रकार हैं 5। कितने हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं वो देखो। तत्सम या तद्भव, तत्सम ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे हम, तत्प्लस, और देशज, ठीक है, विदेशज, और हमारे हैं संकर। संकर यानी कि मिश्रित, और विदेशज मतलब कि आगत, ये इनके उपनाम हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है संकर शब्द, या फिर हमारे, नहीं शुरू से ही करते हैं, चलो तत्सम, तत्सम से उठाते हैं। तत्सम कौन से हैं? तत्सम हमारे वो शब्द हैं जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग हो गए, वो हमारे कौन से हैं? तत्सम है। और हमारे तद्भव कौन से हैं? जो संस्कृत से कुछ परिवर्तित होकर के हमारे किस में आ गए? हिंदी में आ गए, वो हमारे क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। अब बात आती है देशज शब्द कौन से हैं? देशज शब्द वो शब्द हैं, देशज, जब इसको अलग अलग करते हैं, देश जमा ज, देश यानी कि देश में ज का मतलब
पैदा होना, उत्पन्न होना, जो हमारे ही देश में क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, या फिर हमारे ही प्रदेश की बोलियों या भाषाओं में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, लोटा, झोला, पगड़ी, थाली, कटोरी, ये सब क्या है, ये हमारे देशज शब्द हैं। और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद आती है विदेशज यानी कि आगत शब्द। कौन कौन से, जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए और हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे विदेशी शब्द है। आप देखा होगा जैसे बहुत सारे अरबी शब्द बोलते हैं हम, फारसी शब्द बोलते हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, जापानी है, हमारे चीनी शब्द हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे अंग्रेजी के शब्द भी हम बहुत सारे, हम बोलते हैं पेन, ये कहाँ का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। स्कूल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। और कुछ अरबी के देखो, जैसे अरबी में हम बोलते हैं आदमी, कैसा शब्द है ये अरबी का शब्द है। अच्छा, आलू, तौलिया, साबुन, ये सारे हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। जापानी शब्द देखो, जैसे रिक्शा बोलते हैं हम, सुनामी, ये सब क्या है, ये हमारे जापानी शब्द हैं। अच्छा, चीनी शब्द जैसे हम बोलते हैं चाय, कैसा है ये, चीनी का शब्द है। पटाखा, ठीक है, लीची, तूफान, ये सब क्या है, ये हमारे चीनी शब्द हैं। अब बात आती है संकर शब्द। संकर शब्द हमारे कौन कौन से हैं? संकर शब्द हमारे वो हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न भाषाओं के, जैसे कि देखो कुछ हमारे बने हैं संस्कृत और हिंदी से बने हैं। कैसे बने हैं, संस्कृत और हिंदी से। और कुछ हमारे हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर के बने हैं। तो वो हमारे सब क्या हैं, वो हमारे सब संकर शब्द हैं। जैसे देखो तुम, हिंदी और संस्कृत के बने मांग पत्र, ठीक है, मांग शब्द क्या है, मांग शब्द हमारा हिंदी का है, पत्र शब्द क्या है, हमारा संस्कृत का है। ऐसे ही पूंजीपति, पूंजी शब्द क्या है, पूंजी हमारा हिंदी का शब्द है। ठीक है, ऐसे बने हैं हमारे संकर शब्द। अब बात आती है, ये जो है इनमें हमारे तत्सम और तद्भव, ये जो दो है ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे तत्सम कौन से हैं और हमारे तद्भव कौन से हैं। तो इनको हम बड़े डिटेल से एक बार इनके बारे में जानते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों की क्या पहचान होती है। ठीक है, इनमें हम अंतर कैसे करें, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, तो इनके बारे में एक बार डिटेल से करते हैं। इनको देखो, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि तत्सम यानी कि जो संस्कृत से जो कहते हो हिंदी में आ गए, हमारे कौन से हैं वो तत्सम। ठीक है, और जो हमारी हिंदी से परिवर्तित होकर के आए हैं वो हमारे कौन से हैं, तद्भव। अब बात आती है कि इनका हमें कैसे पता चले, तो इनकी जो है कुछ पहचान बता रहे हैं आपको कि कैसे पता चलेगा ये तत्सम है, ये तद्भव है। वैसे देखो हर विषय में कोई ना कोई आपको अपवाद जरूर मिलता है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक आध दिन का अपवाद हो सकता है, लेकिन 99% ये पहचान आपकी काम करेगी। देखो, तत्सम शब्दों में जितने भी हमारे संयुक्त अक्षर हैं, हमने वर्ण विचार में पढ़े थे ना, संयुक्ताक्षर, यहाँ पर हमने इनकी संधि कर दी संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर ये है हमारे अक्ष, त्र, ज और हमारा श्र। ये जहां कहीं भी आपको मिलेंगे उनसे बने हुए सारे शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। दूसरी बात, जहां भी आपको स्वर में हमने पढ़ा था क्या, री, ये री आपको जहां मिलेगा वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द। इनसे बने हुए क्या कहलाएंगे, तत्सम। और एक बात और है, जो हमारा र, इस र को मैं मात्रा तो नहीं कहूंगी र की, क्योंकि मात्रा तो हमें पता है स्वरों की होती है, और स्वरों की कितनी मात्रा पढ़ी थी हमने, 10। ठीक है, तो र को मैं कहूंगी र के रूप। जैसे र के रूप कैसे, जैसे मैंने लिखा कर्म, कर्म। ठीक है, और मैं लिखती हूं जैसे ड्रम,
तो यहाँ पर क्रम यानी कि काम, ठीक है, कर्म करना, काम करना, ठीक है। और यहाँ मैं कहूँ क्रम, क्रमानुसार यानी कि सीक्वेंस वाइज, ठीक है, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रम। तो यहाँ पर कहीं हमारा र आधा है, कहीं हमारा र क्या है, पूरा है, ठीक है, कहीं र इस रूप में है, तो ये सब क्या है, र के रूप है। और ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमें तत्सम में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है, अनुस्वार और आपको क्या मिलेगा, अनुनासिक। तो जहां आपको अनुस्वार मिलेगा, ये अनुस्वार आपको तत्सम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तत्सम में। और जो हमारा अनुनासिक है ये कहाँ मिलेगा, ये हमें तद्भव में मिलेगा। और तद्भव का हमने एक और बताया था, ड और ढ, इनसे बने हुए सारे शब्द क्या होंगे, हमारे तद्भव होंगे। आगे होगा आपको समझ में। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे तत्सम, तत्सम में हमने संयुक्त अक्षर किए ना, संयुक्त अक्षर से उठाते हैं कुछ। देखो जैसे कि मैंने लिखा अश्रु, अश्रु, ये कैसा शब्द है, ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है। लेकिन जब ये यहीं कुछ परिवर्तित होकर के किसमें, हिंदी में आया, तो क्या कहलाया, तद्भव। क्या, जैसे आंसू, क्या बन गया हमारा, आंसू। आपको देखा। अब और देखो जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है, शुद्ध शब्द है ये हमारा तत्सम का, ठीक है, लेकिन इसको ही हमने परिवर्तित करके क्या कहना शुरू कर दिया, खेत। ऐसे ही और देखो जैसे दुग्ध, दुग्ध को हम क्या कहते हैं तद्भव में, दूध। और देखो जैसे उष्ट्र, उष्ट्र को क्या कहते हैं हम, ऊंट। आपको दिख रहा है जहां भी जैसे हमारा अनुनासिक है किसमें चला गया, तद्भव में। ट्र, र का रूप आ गया, किसमें चला गया, तत्सम में। ऐसे ही त्र आया, किसमें चला गया हमारा त्र, तत्सम में, ठीक है। श्रेय आया, किसमें चला गया। तो हमने जो पहचान की थी वो हमारी काम कर रही है। और देखो जैसे कि मैं लिखती हूं घोटक, घोटक, देखो ये आपको पता होना चाहिए। अब घोटक का अर्थ होता है घोड़ा, ठीक है। अब ये देखो कर्ण, कर्ण में क्या लिखा मैंने, र, र का रूप है, किसमें चला गया ये, कान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा गृही, गृही क्या है, री आ गया, जो भी बताया था, री, री क्या बन जाएगा, ये हमारा घर। अब बात आती है जैसे घृत, हम क्या बोलते हैं, घी, ठीक है, ये तद्भव में चला जाएगा। ऐसे ही और देखो जैसे कि धूम्र, धूम्र का अर्थ होता है धुआं, धुआं किसमें चला गया हमारा। एक ये भी देखना यहाँ पे जो शुद्ध लिखा है धुआं, धुआं में जो चंद्र बिंदु है वो आ के ऊपर आता है। ये कई बार आपको शब्द शुद्धिकरण में मिलता है, कुछ ऐसे लिख देते हैं धुआं, ये हमारा गलत है। धुआं में जो आ के ऊपर चंद्र बिंदु आता है हमारा धुआं, ठीक है। तो देखो शब्द और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप कोई भी व्याकरण की बुक उठाइए और उसमें से इन एग्जाम्पलों को एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। और नहीं तो आपको अन्य और भी जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, तो आप जरूर देखना। आगे चलते हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पर हमारे हो गए। अब बात आती है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है संरचना या कहें रचना या फिर बनावट, इनके आधार पर, ठीक है। हमारे शब्द के प्रकार कितने हैं। रचना क्या, कैसी, जब या तो वर्ण या शब्दों के मेल से जो हमारा नया शब्द बनता है उस नए शब्द के क्रम को क्या कहते हैं, रचना। अब वो शब्द कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा राम, ये राम क्या है, शब्द है पूरा। देखो शब्द बोलते हैं, मैंने लिखा राम, ये क्या बन गया हमारा शब्द। और शब्दांश किसको बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं खंड को,
किसको? खंड को या फिर टुकड़ों को क्या बोलेंगे हम? शब्दांश। राम पूरा शब्द बन गया। अब मैं इसके खंड करती हूँ, रा और म। क्या कोई अर्थ निकला? रा और में जब मैंने इसको अलग अलग किया कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, ये क्या है? हमारा शब्दांश है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द है हमारी हिंदी में, जब मैं उनके खंड करती हूँ, टुकड़े करती हूँ, तो उसका अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, विद्यालय। विद्यालय, इसमें क्या बना हमारा? विद्या जमा आलय, ये हमारा शब्दांश हो गया। यहाँ पर इन दोनों के अलग अलग, दोनों शब्दांशों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये है इनकी रचना। तो इनकी रचना कैसे हुए? कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, वैसे उनका निश्चित अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही हम उनके टुकड़े करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। कुछ ऐसे हैं जिनके हम टुकड़े भी करते हैं तब भी क्या उनका प्रॉपर अर्थ निकलता है। ठीक है, ऐसे। तो इसके आधार पर हमारे शब्द हुए, शब्द के प्रकार कितने हुए? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से हमारे? रूढ़ वो शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, जो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब हम उनके खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो कोई सार्थक अर्थ नहीं देते हैं वो। जैसे देखो, मैंने लिखा बच्चा, आप इनका शब्दांश बनाओ, इनके अलग अलग खंड करो, क्या कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। तेल, अच्छा, पुस्तक, और देखो जैसे कलम। अब कलम प्रॉपर अर्थ दे रहा है आपको, कलम लिखने की कलम। पुस्तक पढ़ने वाली जो होती है पुस्तक, प्रॉपर अर्थ दे रहा है तेल, लेकिन जब हम इसके खंड करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, तो कोई अर्थ नहीं आता है। अब बात आती है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से हैं? यौगिक होते तो यही रूढ़ शब्द हैं, यही रूढ़ शब्द यौगिक होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य कोई शब्द जुड़ा होता है, जिसके कारण ये क्या